हेलो फ्रेंड्स। यार आज कंप्लीट रिवीजन का 5वां दिन है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों को चैप्टर नंबर 5 दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। 16 जून आज हो चुकी है। जैसे कि हम लोग बता चुका हूँ काफी बार कि 24 डेज तक 24 वीडियोस दूंगा गारंटीडली। और आज 5वीं वीडियो है ये। मेरे से बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि सर पहले आप पार्ट बी की रिवीजन करा दो, उसके बाद आप पार्ट ए की रिवीजन करा दें। तो यार ऐसा नहीं होगा। पहले मैं आप लोगों को पार्ट ए की रिवीजन कराया था, ज्यादा नहीं बचा। ऑर्गेनाइजिंग डिस्कस हो रहा है आज, कल होगा स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो 3 दिन और बचेंगे जिसमें ये तो आपका पार्ट है ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे पार्ट बी। फिर हमें 100 से भी ज्यादा केस स्टडीज करनी है, हमें बहुत सारी चीजें करनी है। हम इतना नहीं करेंगे कि बस चैप्टर को रिवाइज कर ले, हम केस स्टडीज भी करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट केस स्टडीज है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे ये 12 वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी रिवीजन की, उसके बाद की जो 12 वीडियोस होंगी वो सारी की सारी केस स्टडीज होंगी, जिसमें 100 से भी ज्यादा केस स्टडीज रहने वाली है। तो आज का हम लोग सेशन अपना स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजिंग वाला। इतने अच्छे समझा दूंगा कि आप लोग कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो माय नेम इज हरीश थापर। आई स्कोर्ड 98 इन बिजनेस स्टडीज इन क्लास 12th एंड लेट्स स्टार्ट। तो भाई सबसे पहले जो चीज निकल के आती है वो ये है कि सर ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है। यार आप लोगों ने मेरी 4 वीडियोस पहले देख ली है, आप लोगों को इतना समझ आ गया होगा कि जब भी मैं कोई चैप्टर स्टार्ट कराता हूँ उससे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उसका मतलब क्या है चैप्टर का। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। हम लोगों ने जो प्लान्स बनाए थे, कब बनाए थे? प्लानिंग के टाइम पे हम लोगों ने प्लान्स बनाए थे। मैंने आपको बताया भी था स्ट्रेटजी, बजट और भी बहुत सारे प्लान्स होते जो मैंने आपको बताए थे प्लानिंग में। तो वो सारे प्लान्स को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना होता है। ठीक है भाई, क्या कराना होता है? हमें इम्प्लीमेंट कराना होता है। कैसे कराएंगे? क्लैरिफाई कर देंगे जॉब्स की कौन कौन सी जॉब्स होंगी और वर्किंग रिलेशनशिप, कौन बंदा किसके अंडर काम करेगा, एंड इफेक्टिवली डेवलपिंग रिसोर्सेज फॉर अटेनमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड डिजायर्ड रिजल्ट। और हम लोग ऐसी जगह बना देंगे जिसमें क्या होगा कि हम बंदों को आगे बाद में सेटल डाउन करेंगे। हम लोग जॉब्स डिवाइड कर लेंगे कि काम क्या क्या है। ठीक है भाई, मेन जो चीज यहाँ पे आती है वो ये है कि काम होने क्या क्या है, करने वाला हम लोग आगे डिस्कस करेंगे स्टाफिंग में। काम होते क्या क्या, कौन कौन सी जॉब होंगी, ये मैनेजर होगा, ये मैनेजर की पोस्ट रहने वाली है, ये अंडर एम्प्लॉय काम करेंगे इतने वर्कर्स की। ये तो जो जो चीजें डिस्कस यहाँ पे होने वाली है वो सारी ये है कि जॉब्स होगी कौन कौन सी और कौन किसके अंडर काम करेगा। बंदे जो हमें रखने होंगे वो हम स्टाफिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब समझ आ गया। हमें प्लान्स को फॉलो कराने के लिए, प्लान्स को सक्सेसफुली अचीव कराने के लिए क्लैरिफाई करना होता है जॉब्स को और वर्किंग रिलेशनशिप्स को, जिससे क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस का जो रिजल्ट होता है वो हमारे डिजायर्ड रिजल्ट के अकॉर्डिंगली ही आता है, हमारे गोल्स के अकॉर्डिंगली आता है। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस क्या क्या मुश्किल प्रोसेस है? बिल्कुल भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान प्रोसेस है ये। सबसे पहला होता है आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क। आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है कि पहले आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन से काम होने हैं बिजनेस में, कौन कौन से काम होने हैं। फिर हम क्या करेंगे? डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब जो जो काम सेम है उनको हम डिवाइड कर देंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना। जैसे अब मैं घर की ही बात करूँ, घर में क्या क्या काम होते होंगे यार? घर में क्या काम होते होंगे? झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, खाना बनाना हो गया। खाने में भी तरह तरह की वैरायटीज होती है। चाइनीज हो गया, इटालियन हो गया, इंडियन फूड हो गया, तो बहुत सारी तरह की वैरायटीज होती हैं। तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि हमें घर में खाना क्या क्या है। हमें भाई मैगी खानी है, हमें चाइनीज आइटम्स खानी है पहले, या हमें क्या चीज पहले खानी है, इंडियन फूड खाना है, क्या खाना है पहले। तो हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसे बिजनेसेस में भी होता है कि कौन कौन चीजें हमें करनी है, पहले आप आइडेंटिफाई कर लो, फिर आप उसको डिवाइड भी कर दो। हाँ भाई, ये मोमोज का मोमोज हो गया, ये स्प्रिंग रोल हो गया, या जैसे भी आप डिवाइड करते हो वैसे डिवाइड कर सकते हो उस चीज को। और फिर हम डिपार्टमेंटलाइजेशन करते हैं। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है कि जो जो चीजें सेम हम उनको एक ही कैटेगरी में रख दें। अब भाई मोमोस हो गए, मैगी हो गई, या पकोड़े हो गए, या कुछ भी हो गया, ये सब खाने की चीजें हैं, तो ये सब जाएंगे एक ही डिपार्टमेंट के अंदर। झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, डस्टिंग हो गई, ये सब जाएंगे दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर। तो जो जो सारे काम सेम है वो डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंगली आ जाते हैं, डिपार्टमेंट से बढ़ जाते हैं। अब बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो भाई बिजनेस में मेनली 4 डिपार्टमेंट होते हैं। फाइनेंस, और हो गया हमारा दूसरा मार्केटिंग, एचआरडी, और एक और हमारा होता है दैट इज प्रोडक्शन। तो भाई 4 हो गए हमारे डिपार्टमेंट्स जो कि हमारे रहते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में। और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैंने आपको मेन मेन डिपार्टमेंट्स बता दिए हैं। फिर हमारा तीसरा काम होता है ड्यूटीज को असाइन करना, कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे इस बंदे को बिठाएंगे। कैसे बिठाना है वो आगे की बात है। एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। रिपोर्टिंग रिलेशनशिप का मतलब है कौन किसको रिपोर्ट करेगा आगे। क्या मोमोस वाला मैगी वाले को आगे रिपोर्ट करेगा? नहीं भाई, कैसे कर देगा? क्या मोमोस वाला इंडियन फूड वाले को आगे करेगा कि भाई तूने खाना अच्छा बना? नहीं। तो भाई हम एक शेफ खड़ा कर देंगे, हाँ भाई तू आ जा आगे, ये बताएगा बंदा।
एक शेफ खड़ा कर दिया बहुत बड़े, ये बताएगा कि इटालियन फूड कैसा बना है, चाइनीज फूड कैसा बना है, इंडियन फूड कैसा बना है। इसको हम बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। भाई बनाने के बाद रिपोर्ट किसको करना है, मोमोज तो बना लिए, मैगी तो बना ली, दें किसको, खिलाए किसको, किससे हम पूछे कि ये चीज सही बनी है नहीं बनी, तो उसको हम बोलते हैं एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स। आगे चलते हैं हम लोग। सो नाउ व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता क्या है। अब हमें डिस्कस करना है कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनाइजिंग के। यार बहुत सारे इंपॉर्टेंस है, 7 मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। पहला होता है कि आपको स्पेशलाइजेशन मिलती है। अब जैसे मैंने आपको बताया मोमोज बनाने हैं, मैगी बनानी है, इंडियन फूड बनाना है, इटालियन फूड बनाना है, तो उसके लिए हम लोग अलग अलग बंदे ही तो रखेंगे ना, हमने जॉब्स असाइन कर दिए हैं कि ये काम होने हैं। तो भाई जब मोमोज वाला मोमोज बनाएगा, मैगी वाला मैगी बनाएगा, तो आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगी, ऑब्वियस सी बात है। हम ये तो नहीं कह रहे कि भाई तू मोमोज बनाता है तो यहाँ पे आके ढोकला बना, ठीक है भाई तू इटालियन फूड बनाता है तो यहाँ पे आके इंडियन फूड बना, नहीं, ये तो स्पेशलाइजेशन की बात हुई नहीं। तो हमने क्या किया, हमने मोमोज वाले को मोमोज का काम दिया है, मैगी वाले को मैगी का काम दिया है। तो इस तरीके से हमने ऑर्गेनाइज किया कि हमें स्पेशलाइजेशन मिल चुकी है। तो ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करता है इस चीज में। दूसरा क्या भाई, दूसरा हो गया कि हमें पता लग गया कि कौन कौन से बंदे को हमें आके रिपोर्ट करना है। जिसमें मैंने आप लोगों को बताया खाना ये सब बनाएंगे, लेकिन किसको रिपोर्ट करेंगे, जाके शेफ को रिपोर्ट करेंगे। इसको हम बोलते हैं कि हमें पता है हमारा रिलेशनशिप किसके साथ है, हमें किसके साथ जाके डील करनी है। तीसरा आता है भाई जब बंदा स्पेशलाइज्ड है अपनी फील्ड में, मोमोज बनाने में स्पेशलाइज्ड है, इंडियन फूड बनाने में स्पेशलाइज्ड है, झाड़ू मारने में स्पेशलाइज्ड है, हंसना मत लेकिन होते हैं कई लोग झाड़ू मारने में स्पेशलाइज्ड। तो झाड़ू मारने में स्पेशलाइज्ड है तो हमें क्या होता है कि हमारा जो काम है ना उसमें वेस्टेज नहीं होती, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है। जितनी नीड है ना उतने ही रिसोर्सेज यूज होते हैं, ना ज्यादा यूज होते हैं ना कम यूज होते। तो हम उसको बोलते हैं ऑप्टिमम, जितनी नीड है उतने रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, ना ज्यादा यूज हो रहे ना कम यूज हो रहे। एडेप्टेशन टू चेंज, अगर आप लोग कोई चेंजेस चाहते हो ऑर्गेनाइजिंग में अपने बिजनेस में, तो आप ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं यार, एक नई जॉब और ऐड कर लो, क्या बड़ी बात है। आप मोमोज बनाते थे, स्प्रिंग रोल बनाते थे, आप कुछ और नया ऐड कर लो। अब तुम साथ में पाव भाजी भी रख लो, कौन मना कर रहा है तुम्हें, एक बंदा ले आना वहां से भी उस स्पेशलाइज्ड फील्ड का। तो कोई दिक्कत नहीं, हम चेंज भी कर सकते हैं अपने बिजनेस में। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है यार, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सारे बंदे जाके ना किसी एक पर्टिकुलर बंदे को रिपोर्ट करते हैं, जिससे ये रहता है कि बिजनेस में हायरार्की बनी हुई है अच्छी। हायरार्की का मतलब हो गया चेन अच्छी बनी हुई है कि हाँ भाई तू इसको रिपोर्ट करेगा, तू इसको रिपोर्ट करेगा। तो इससे ज्यादा ना दिक्कतें नहीं आती बिजनेस में। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, पर्सनल का भी डेवलपमेंट हो जाता है। ये क्या बात हुई सर, ये बताओ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या है। पर्सनल वो बंदे होते हैं जो आपके बिजनेस में काम करते हैं, याद रखना, ये वो बंदे हैं जो आपके बिजनेस में काम करते हैं। इनका डेवलपमेंट कैसे होता है। अब भाई मैंने एक बनाया मोमोस वाला एरिया कि यहाँ बनेंगे मोमोस, ठीक है भाई मोमोस बनेंगे। एक बंदा मोमोस बना रहा है, दूसरा बंदा पैक कर रहा है। तो भाई एक चीज याद रखना, जो बंदा मोमोस पैक कर रहा है ना वो एक दिन खुद भी मोमोस बना सकता है। तो इससे क्या हो, जो बंदे साथ में बैठे हैं ना हमारे एम्प्लॉइज, वो भी काम सीख जाते हैं इससे। तो ये बेनिफिट होता है, हमारा जो पर्सनल है जो हमारे लिए काम करते हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है। और एक्सपेंशन एंड ग्रोथ तो बिजनेस में होगी होगी, 100% होगी। जब स्पेशलाइजेशन की बात हुई है तो ग्रोथ तो होनी ही होनी है बिजनेस में। ठीक है भाई आगे चलते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ, उससे बताऊंगा कि कितने टाइप्स के होते हैं ये। वैसे आपको दिख रहा होगा 2 टाइप्स के दिख रहे होंगे, फंक्शनल और डिविजनल। पहले हम देख लेते हैं कि मीनिंग क्या होता है। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजीरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। तो भाई जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर सारे के सारे मैनेजीरियल और ऑपरेशन टास्क परफॉर्म होते हैं, ठीक है। इट स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। तो क्या होता है, ये स्पेसिफाई कर देता है रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, बंदों के बीच का रिलेशनशिप, वर्क का और रिसोर्सेज का। इट अलाउज कोरिलेशन and coordination among human, physical and financial resources, and this enables a business enterprise to accomplish desired goals। तो भाई एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एक ऐसा फ्रेमवर्क है, यहाँ देखो एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लिखा होता है कि कौन सा बंदा किसके लिए काम कर रहा है, ये इसके लिए कर रहा है, ये इसके लिए कर रहा है, कौन कौन से काम किस किस तरीके से होने हैं। तो ये क्या होता है, एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है एम्प्लॉयज का भी, यानी ह्यूमंस का भी, फिजिकल का भी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का भी, हर चीज का हो जाता है यहाँ पे जाके एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क होता है। जैसे मैंने बोला ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और कौन डिपार्टमेंट है, HRD डिपार्टमेंट हो गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया। सर ये 4 डिपार्टमेंट होते हैं हमारे मेन PMHF, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट,
और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, चार हो गए। तो ये चारों आपस में अगर कोऑर्डिनेट करेंगे तो भाई बिजनेस को ग्रोथ तो मिलेगी मिलेगी ना। तो इन चारों के ही बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, हायरार्की होती है जिसमें ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। तो ये कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक हो गया डिविजनल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, एक एक करके डिस्कस करते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है? जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शन के अकॉर्डिंगली बांट दे, फंक्शन के अकॉर्डिंगली बांट दे, तो हम उसको बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, फंक्शनल स्ट्रक्चर। जिसमें मैंने बोला यहाँ पे एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी भाई साहब, एमडी एच नहीं है, सॉरी, ये एमडी एच में मान लेना इसको, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है एमडी। तो इसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं भाई? चार फंक्शन बताया मैंने आपको, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग या प्रोडक्शन, को जी बोल लो, बात एक ही है। तो इसने क्या कर दिया, इसने चार तरीके से डिवाइड कर दिया भाई। लो, चार डिपार्टमेंट बना दिए मेन मेन मैंने। एक हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स का, एक हो गया हमारा मार्केटिंग का, एक हो गया हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, और एक हमारा हो गया परचेजिंग या फिर प्रोडक्शन का। बताना मत किसी को, वीडियो बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्कोर आ जाएगा आप लोगों को, पूरी वीडियो देख ली तो ये। लेकिन बताना मत किसी को, शेयर कर दो हाँ कि वीडियो अच्छी है, लेकिन बताना मत क्यों अच्छी है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो चार जो हमारे मेन मेन फंक्शंस होते हैं मैंने आपको बता दिए, ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्शन। अगर इस तरीके से डिवाइड करोगे तो हम बोलेंगे इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर, कि फंक्शंस के अकॉर्डिंगली डिवाइड किया। किसके अकॉर्डिंगली डिवाइड किया? फंक्शंस के अकॉर्डिंग, जो मेजर मेजर काम होते हैं। हम देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर? एक फंक्शनल स्ट्रक्चर से स्पेशलाइजेशन मिलती है। पहला वाला एडवांटेज है फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू स्पेशलाइजेशन, लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। कैसे भाई, कैसे कैसे होता है ये सर बताओ ना। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स में ह्यूमन रिसोर्स का ही एम्प्लॉय रखेंगे, हम मार्केटिंग में मार्केटिंग का एम्प्लॉय रखेंगे। जैसे पीछे बता रहा था, मोमोज वाला मोमोज बना रहा है, इंडियन फूड वाला इंडियन फूड बना रहा है, इटालियन फूड वाला इटालियन फूड बना रहा है। तो स्पेशलाइजेशन तो मिलेगी भैया, स्पेशलाइजेशन तो मिलेगी ही मिलेगी। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। तो ये क्या करता है? कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है भाई, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को क्या करता है? ये प्रमोट करता है। जो डिपार्टमेंट में सेम बंदे हैं ना, भाई मैंने बोला कि 10 बंदे मोमोज बना रहे हैं, तो 10 के 10 में कोऑर्डिनेशन होता है, हेल्प करते हैं एक दूसरे की। देखो अगला आएगा, हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी हो जाती है, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होता, ये अच्छी बात है, डबल 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 एफर्ट्स नहीं लगते। डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? सर ये बताओ कि फंक्शनल स्ट्रक्चर के कोई डिसएडवांटेज है भी या नहीं दुनिया में? तो भाई है, हर चीज के एडवांटेज होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं। अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज। ये पूरे एंटरप्राइज पे ध्यान नहीं देता, ये पर्टिकुलर चीजों पे ध्यान देता। मार्केटिंग वाला मार्केटिंग में ध्यान देगा, एचआरडी वाला एचआरडी पे ध्यान देगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी देगा। या मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है, बाबा खांसी आ रही है, स्टिल आई एम ट्राइंग टू गिव यू माई बेस्ट, कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ आप लोग के 9 जुलाई वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो रहा है अभी, बट मैं आप लोगों के लिए सारी की सारी वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से 24 दिन में 24 वीडियोस दूंगा। ठीक है भाई, तो क्या बता रहा था मैं आप लोगों को कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पे एफर्ट्स नहीं डालता, पर्टिकुलर चीज़ों पे ध्यान देता है। इट में लीड टू प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन एज इंफॉर्मेशन हैज टू बी एक्सचेंज अक्रॉस फंक्शनली डिफरेंशिएटेड डिपार्टमेंट्स। तो इसमें क्या होता है? प्रॉब्लम आती है कभी कभी कोऑर्डिनेशन में। जैसे मार्केटिंग वाले मार्केटिंग में तो करेंगे करेंगे कोऑर्डिनेट, लेकिन मार्केटिंग वाला एचआरडी वाले के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करता, ये दिक्कत आ जाती है। फाइनेंस वाले के साथ भी वो नहीं करता, कोऑर्डिनेट नहीं करता, तो दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे देखो, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपेटेबल। अब भाई कभी कभी डिपार्टमेंट्स आपस में लड़ जाते हैं कि इस डिपार्टमेंट को 10 लाख रुपए क्यों दिए और मुझे सिर्फ 5 लाख रुपए दिए थे। ये तो गलत है ना, कि मेरे डिपार्टमेंट को आप 5 लाख दे रहे हो, दूसरे डिपार्टमेंट को आप 10 लाख दे रहे हो, तो ये चीज गलत मानी जाती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस चीज के ये एडवांटेज है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। डिविजनल स्ट्रक्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ केस स्टडीज। ठीक है भाई, पढ़े इस चीज को। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक एक चीज ध्यान समझना कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है इसमें हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि कौन कौन से उसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं। जैसे कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट्स, गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स, फुटवेयर के प्रोडक्ट्स, इस तरीके से इसको जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं उसके अकॉर्डिंगली
कौन कौन से? कॉस्मेटिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, फुटवेयर हो गया, स्किन केयर हो गया। फिर इनके अंदर हम सब में, हर एक में, कॉस्मेटिक्स में भी 4 डिपार्टमेंट होंगे, गारमेंट वाले प्रोडक्शन में भी 4 प्रोडक्ट्स में 4 डिपार्टमेंट होंगे, सब प्रोडक्ट्स में 4 डिपार्टमेंट बाकी के तो होंगे ही होंगे, जो हमारे थे पहले, HR, ह्यूमन रिसोर्सेज, मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और परचेजिंग या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तो होने ही होने हैं। समझ गए मेरी बात को? तो जो ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, इसमें हम पहले प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली डिवाइड करते हैं, फिर जो प्रोडक्ट बन जाता है, आई मीन जो प्रोडक्ट हमने डिसाइड कर लिया है, उसके अंदर ना फिर फंक्शनल स्ट्रक्चर कर देते हैं। ठीक है भाई, इसलिए इसका नाम है डिविजनल स्ट्रक्चर। आगे समझ आप लोगों, आगे चलें। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी तो होते होंगे ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल, एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरिड स्किल्स इन अ डिविजनल हेड एंड दिस प्रिपेयर्स हिम फॉर हायर पोजीशन। तो इसमें भी क्या होता है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है? बहुत सारी स्किल्स बन जाती है, जो कि हमारे एम्प्लॉयज हमारे डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। डिविजन हेड्स आर अकाउंटेबल फॉर प्रॉफिट एज रेवेन्यूज एंड कॉस्ट टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड एंड असाइन टू देम। इसमें क्या होता है? जो डिपार्टमेंट बन जाता है ना, उसको खर्चा दे दिया जाता है। ले भाई कॉस्मेटिक वाले भैया, तुझे हम 10 लाख रुपए दे रहे हैं, अब तू किसी भी तरीके से प्रोडक्शन कर, सेल कर, तेरा काम है, हमें तू प्रॉफिट कमा के दे दे। मैं मालिक हूँ, तू मुझे प्रॉफिट चाहिए, मेरे जितने पैसे लेने ले ले कॉस्मेटिक वाले, तू मुझे प्रॉफिट कमा के दे दियो। तो इससे क्या होता है? मिल जाती है क्लियरिटी, मिल जाती है, और पता लग जाता है कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ है। फिर आप देख भी सकते हो कि किस प्रोडक्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, किस प्रोडक्ट पे कम ध्यान देना है। इट फैसिलिटेट्स expansion and growth as new divisions can be added without interpreting the existing one। तो इसमें क्या होता है कि आप लोग नए डिविजन्स भी बना सकते हो पहले वाले को बिना डिस्टर्ब किए। यानी कि पहले के जो डिविजन्स बन चुके हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स हो गया, गारमेंट्स हो गया, और भी अगर बन चुके हैं डिविजन्स, तो उनको ना फर्क पड़ने के बाद, मतलब कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, और आप नए डिपार्टमेंट्स भी, डिविजन्स भी बना सकते हो। अब इसके कोई ना कोई डिसएडवांटेज भी होते होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे एडवांटेज होंगे एक पर्टिकुलर चीज के, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो मैं आपको डिसएडवांटेज बता देता हूँ। conflict may arise among different divisions with reference to allocation of funds। तो conflict कब अराइज होते हैं? जब एलोकेशन ऑफ फंड की बात होती है, कि आपने कॉस्मेटिक वाले को 10 लाख रुपए दिए हैं और गारमेंट वाले को सिर्फ 5 लाख रुपए दिए, तो गारमेंट वाला क्या करता है? भैया मैं तो तेरे पे खर्चा पानी मांगूंगा, अब मुझे भी 10 लाख रुपए दे। तो लड़ाई हो जाती है एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में। इट में लीड टू इंक्रीज इन कॉस्ट सिंस देयर में बी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज अक्रॉस प्रोडक्ट। ये ठीक है भाई, समझ गए मेरी बात को? कि यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क है। कॉस्मेटिक की अलग मार्केटिंग हो रही है, गारमेंट्स की अलग मार्केटिंग हो रही है, बाकी प्रोडक्ट्स की अलग मार्केटिंग हो रही है। तो भाई क्या इतनी ज्यादा का आप मार्केटिंग करोगे तो खर्चा कितना आएगा आपका? ये तो सोचो। तो कॉस्ट ज्यादा आ जाती है इसमें। इट प्रोवाइड्स मैनेजर्स विद द ऑथोरिटी टू सुपरवाइज ऑल एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्टिकुलर डिवीजन। एक मैनेजर, भाई एक मैनेजर अपने अंडर के बंदों को ही डांट सकता है। कॉस्मेटिक वाला कॉस्मेटिक वाले को ही डांटेगा, वो जाके गारमेंट्स वाले को नहीं डांट सकता कि तूने अच्छा काम नहीं किया। तो ये डिसएडवांटेज रहता है। आगे चलते हैं हम लोग अब। नाउ व्हाट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सारी चीजें, सारे रिलेशनशिप्स क्लेरिफाइड होते हैं कि कौन सा बंदा किसको आके रिपोर्ट करेगा, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको दिखाता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, आप एक सेकंड रुको बस, मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा अच्छे से ये होता क्या है। ये देखो, यहाँ पे देखो। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि मैनेजमेंट ने डिजाइन करी है अपने अकॉर्डिंगली या टास्क के अकॉर्डिंगली, बोल लो, दोनों में से किसी भी अकॉर्डिंगली बोल सकते हो आप, कि उन्होंने इस तरीके से डिजाइन किया है स्ट्रक्चर को जो कि हमारे गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। हर एक चीज क्लेरिफाइड है। एक एम्प्लॉय है, ठीक है भाई, एक एम्प्लॉय हो गया, उसके ऊपर कौन होगा, उसके ऊपर कौन होगा, स्केलर चेन टाइप की होती है, कौन बंदा किसके ऊपर होगा, रिलेशनशिप्स क्लेरिफाइड होते हैं, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है? इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स हो जाती है इजीली, और रिलेशनशिप जो होते हैं वो थोड़े क्लियरली डिफाइंड होते हैं कि कौन सा बंदा किसको आगे रिपोर्ट करेगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की ये अच्छी बात होती है। देयर इज नो एम्बिग्यूटी इन द रोल दैट ईच मेंबर हैज टू प्ले एज ड्यूटीज आर स्पेसिफाइड। यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी, कोई दिक्कतें भी नहीं आती ज़्यादातर, क्योंकि सब बंदों को पता था किसको क्या काम करना है। यूनिटी ऑफ कमांड होती है, हर बंदा सिर्फ एक ही बंदे से कमांड लेता है। इट लीड्स टू इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स। इफेक्टिव अकम्पलिशमेंट होता है गोल्स का, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे काम फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली होते हैं और एम्प्लॉय उन्हीं बातों को समझता है। डिसएडवांटेज क्या है? कि एक जो नीचे एम्प्लॉय है वो ऊपर डायरेक्टर से या ऊपर वाले किसी भी हायरार्किकल लेवल से बात नहीं कर सकता, वो सिर्फ नीचे लेवल के बंदे से ही बात कर सकता है। जैसे यहाँ पे ऊपर देखो, टॉप राइट में देखो, अगर ये एम्प्लॉय है तो ये इससे तो बात कर सकता है, लेकिन डायरेक्टली इससे बात नहीं करता। अगर इसको इससे बात करनी ऊपर वाले से, तो नीचे वाले जितने भी बंदे होंगे सबसे पहले बात करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ये उनसे बात कर सकता है, जिससे कम्युनिकेशन में डिले होता है।
टैलेंट खत्म हो जाता है यहाँ पे। टैलेंट कैसे खत्म होता है, क्योंकि कोई बंदा अपनी चला ही नहीं सकता, सबको ऊपर वाले की सुननी पड़ेगी, क्योंकि कमांड मिला हुआ है, जिस तरीके से बोला उस तरीके से काम करना है। कोई आप क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते काम में अपनी, ये बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। और ये ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, तो भाई स्ट्रक्चर में ह्यूमन बींग्स को डालना बहुत मुश्किल होता है। कभी कभार दो बंदों की नहीं मिलती, फिर भी एक बंदे को उसका बॉस बनना पड़ता है और एक को एम्प्लॉय बनना पड़ता है, तो ये भी दिक्कत आती है बहुत ज़्यादा। तो आगे चलते हैं हम लोग अब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं कि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। ये बिल्कुल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का उल्टा है। वहां पे क्या था, सारे के सारे रिलेशनशिप्स क्लेरिफाई थे, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही टाइप है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एमर्जेस एमर्जेस फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से अंदर से ही आती है, जब बंदे आपस में ऑफिशियली ना होकर इनफॉर्मली आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, एक दूसरे से आपस में ग्रुप में ही बातें कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। एडवांटेज बहुत बढ़िया है इसके कि कम्युनिकेशन बहुत तेज होती है यहाँ पे। एक एम्प्लॉय को अगर डायरेक्टर से बात करनी है तो डायरेक्टली जाके भी बात कर सकता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ये अच्छी बात होती है। टाइम डिले नहीं होता, इससे सोशल नीड भी फुलफिल होती है, बंदे खुश रहते हैं कि हाँ मैं एक एम्प्लॉय होने के बावजूद भी टॉप लेवल के बंदे से बात कर रहा हूँ, तो भाई फर्क तो पड़ेगा ही ना। It contributes towards fulfillment of organizational objective by compensating for inadequacies in the formal organization। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो अचीव हो जाते हैं, वो भी उस तरीके से, कोई जो मतलब दिक्कतें आती फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वो यहाँ नहीं आती थोड़ी बहुत। जैसे एम्प्लॉइज रिएक्शंस टुवर्ड्स प्लान्स एंड पॉलिसी कैन बी टेस्टेड थ्रू द इनफॉर्मल नेटवर्क। अगर हमें प्लान जानना है कि प्लान हमने अच्छा बनाया नहीं बनाया, तो एम्प्लॉय से बात करना बहुत अच्छी बात है। एम्प्लॉय से बात करो, बताओ ये आइडिया कैसा लगा, प्रोजेक्ट कैसा लगा, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये सब बातें इनफॉर्मल में होती है, फॉर्मल में तो करते ही नहीं। सिर्फ नीचे से ऊपर की तरफ ही होता है कम्युनिकेशन। एम्प्लॉय डायरेक्टर से बात करता है, डायरेक्टर तो एम्प्लॉय से बात करता ही नहीं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन की भी बड़ी दिक्कत होती है, जो कि यहाँ पे एक एडवांटेज बन जाता है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो इसमें ना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में बिकम अ डिस्ट्रक्टिव फोर्स व्हेन इट स्प्रेड्स। रूमर्स में बड़ी दिक्कत होती है यार, अफवाहें फैलनी शुरू होती है। एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को बता दी कि डायरेक्टर तो मुझे ऐसा ऐसा कह रहा था, ऐसा ऐसा कह रहा था कि हम इसको इससे निकाल देंगे जॉब से, या फलान धमकाना, कुछ भी ऐसा टाइप का बोलते हैं। तो र्यूमर्स जब फैलते हैं ना, तो पूरी फर्म को नुकसान उठाना पड़ता है इस चीज़ का। द मैनेजमेंट नॉट टू बी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस इन द इन्फॉर्मेशन अपोजेस देम, सच रेजिस्टेंस टू चेंज में डिले और रेस्ट्रिक्ट ग्रोथ। द मैनेजमेंट नॉट बी सक्सेसफुल इन इम्प्लीमेंटिंग चेंजेस। मैनेजमेंट क्या होता है, चेंजेस नहीं कर पाता इनफॉर्मल में, जो उनको अपोज करते हैं, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है यहाँ पे। चेंजेस नहीं ला सकते आप अपने ऑलरेडी जो पॉलिसी बना ली है उसमें। इट प्रेशराइज मेंबर्स टू कंफर्म टू ग्रुप एक्सपेक्टेशंस। यहाँ पे ग्रुप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो जाती है, फॉर्म की एक्सपेक्टेशन गई भाड़ में, कंपनी की एक्सपेक्टेशन गई भाड़ में अपनी, कि हाँ तूने मेरे साथ लंच नहीं किया ना आज, अब मैं नहीं बात करूँगा तेरे से, मैं नहीं करूँगा कोई काम। तो ये चीज़ बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। डेलीगेशन क्या होती है, ये चीज़ पढ़ो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। डेलीगेशन का मतलब होता है डाउनवर्ड ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम अ सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। सुपीरियर से लेके सबॉर्डिनेट तक के वो जो अथॉरिटी का ट्रांसफॉर्म होता है, या अथॉरिटी का क्या नाम है, डाउनवर्ड ट्रांसफर ही बोल सकते हो आप, उसको हम बोलते हैं डेलीगेशन। कि भाई एक ये मालिक, देखो ये गंजे साहब जो है, ये अंकल जी, ये मालिक है कंपनी के, इन्होंने अपना काम इस बंदे को थोप दिया है और बोला गया यू आर इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, आई एम हेयर इफ यू नीड मी। तुम इस चीज़ के इंचार्ज हो, कोई दिक्कत हो आगे पूछना, अभी तुम मालिक हो, जो करना है करो। तो यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेशन जब हम किसी को देते हैं तो एम्प्लॉय के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है और वो सारे काम तेजी से करने शुरू कर देता है। लेकिन दिक्कत यह होती है कि ये बंदा अकाउंटेबल है, ये बंदा जो भी काम करेगा उसके लिए जवाब देना पड़ेगा इसको, अपने बॉस को। इसने डेलीगेशन तो कर दिया अथॉरिटी, लेकिन फिर भी इसको जो भी होगा अकाउंटेबिलिटी होगी वो देना पड़ेगा। जैसे एक पापा ने यार, एक पापा ने अपने बेटे को बाइक दे दी, जा बेटा घूम, आज तेरी है ये बाइक। तो वो बाइक तो पूरे दिन घुमाएगा, लेकिन अगर तोड़ ताड़ के ले आए ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस बच्चे की मानी जाएगी कि तूने कैसे तोड़ दिया, अकाउंटेबल जवाब देना पड़ेगा उसको अपने पापा को कि कैसे क्या से टूट गई गाड़ी, ये फलाना धमकाना जो भी है। एलिमेंट्स क्या है डेलीगेशन के, तीन एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। अथॉरिटी मतलब एक बंदा मालिक होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अकाउंटेबिलिटी मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है कि वो जवाब देगा कैसे कोई चीज़ हुई, प्रोजेक्ट बना नहीं बना, कितना टाइम लगा, जो भी बातें करनी है वो सब चीज़ें बातें करेगा। आगे चलते हैं। डेलीगेशन के इंपॉर्टेंस क्या है कि मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इसमें।
इफेक्टिव कैसे होता है, क्योंकि एम्प्लॉयज को भी चांस दिया हुआ है यहाँ पे कि तुम भी काम करो। इससे क्या होता है, जो बड़े लेवल के मतलब वो होते हैं, डायरेक्टर हो गए, कंपनी के फाउंडर हो गए, वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं और सबको छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दे देते हैं। मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है इससे। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट तो होगा ही, आपने एम्प्लॉय को इतनी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया तो उसका डेवलपमेंट होगा, मोटिवेशन भी होगा, उसको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बॉस ने सारा काम मेरे को दे दिया, मैं मालिक हूँ इस काम का, तो उसको अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। ग्रोथ फैसिलिटेट होती है, ऑब्वियसली ग्रोथ तो फैसिलिटेट होगी, क्योंकि हर बंदा अपने काम कर रहा है। जो डायरेक्टर या फाउंडर है जिसने ड्यूटी दूसरे बंदे को दी, वो अपने काम भी कर सकता है बाकी के। तो फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ मैनेजरियल हायरार्की का ये पार्ट है, हर मैनेजमेंट में ऐसा होता है, और कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है इसके अंदर। ठीक है भाई, आगे चलें। डेलीगेशन हमने कर लिया है, अब हम करेंगे डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि एक आदमी दूसरे अपनी फर्म को सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दे देगा तो हम उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर वो सारी की सारी ताकतें अपने पास रखेगा तो उसको बोलेंगे सेंट्रलाइजेशन। नहीं समझ आया, अभी समझाता हूँ अच्छे से। ये सब तो सपोज यहाँ पे आओ नीचे, यहाँ एक आदमी है, ये देखो ये एक आदमी है, स्केल्टन टाइप का लगेगा बट है ये आदमी, बुरा मत मानना, मान भी जाओगे तब भी मेरा कुछ नहीं आता वैसे, बट स्टिल देख लो अच्छे से पहले। ये आदमी है और इसके कुछ बच्चे आड़े टेढ़े, ये आदमी है ये, ठीक है, ये फादर है ये, और इसके दो बच्चे हैं, मान लो दो बच्चे, सुंदर सुंदर दो बच्चे हैं। बन जा बन जा बन जा बन जा यार, बेइज्जती करा रहा है। हाँ, तो ये फादर जी हैं और ये दो बेटे जी हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पे, अगर पापा, ये जो फादर हैं, अपनी साइड चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों को दे दे, ले भाई ये तू पकड़ ले, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तू ले ले और बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तू ले लियो, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। सारी की सारी पावर उन्होंने अपने बच्चों को दे दी। लेकिन उन्होंने ऐसा किया, मैं दोनों में से किसी को भी कोई भी पावर नहीं दूंगा, सारी की सारी पावर अपने पास रखूंगा, देन दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। सारी की सारी अथॉरिटी अपने पास रखना। यार देखो, डिसेंट्रलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, पापा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे, तो इनके बेटे तो कभी सीख नहीं पाएंगे कैसे घर को चलाना है, कैसे बिजनेस को चलाना है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जरूरी है। ऐसी फॉर्म में भी होता है कि हर एक एम्प्लॉय जब तक आप नहीं दोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सीखेगा कैसे, हाउ ही विल लर्न। तो इसलिए ये लोग डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी फर्क है। डेलीगेशन छोटे लेवल पे था, एक दो बंदों ने कर दी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दो एम्प्लॉयज को। इसमें क्या होता है, सबको थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन का फायदा क्या है, सबॉर्डिनेट्स के अंदर डेवलपमेंट हो जाता है, जो बंदे काम करते हैं हमारे पास। मैनेजरियल टैलेंट बन जाता है फ्यूचर के लिए, डिसीजन में हेल्प होती है, इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। टॉप मैनेजमेंट अपने काम कर सकता है, तो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, ग्रोथ फैसिलिटेट होती है और अच्छी ग्रोथ होती है इसके अंदर। तो डिसेंट्रलाइजेशन की ये अच्छी बातें होती हैं। हम लोग एक बार डिफरेंस भी देख लेते हैं इन दोनों के बीच में, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन के बीच में। नाउ व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन एक कंपलसरी टास्क है, जो हर एक मालिक जो होता है कंपनी का, वो टास्क तो देता ही है ना अपने एम्प्लॉइज को, तो ये कंपलसरी है। डिसेंट्रलाइजेशन कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं कि आप पूरी की पूरी फर्म को डिवाइड करो, आपकी मर्जी, आप देना चाहते हो पावर्स दो, वरना मत दो। दूसरा, फ्रीडम ऑफ एक्शन, यहाँ पे ज्यादा कंट्रोल, सुपीरियर ज्यादा नजरें गड़ा के बैठा होता है यहाँ पे कि मेरे एम्प्लॉय ने सही से काम किया है नहीं किया, तो यहाँ पे कम फ्रीडम है। यहाँ पे सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, तो यहाँ पे कम फ्रीडम है, यहाँ पे कम फ्रीडम है, कंट्रोल ज़्यादा है। यहाँ पे कंट्रोल कम है लेकिन फ्रीडम ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। स्टेटस की बात करें तो ये एक शेयरिंग टास्क है। इसकी बात करें तो ये टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का डिसीजन है। स्कोप की बात करें, इसका स्कोप नैरो है, क्योंकि एक या दो बंदों में ही होता है ये, एक या दो बंदों का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो, ये वाइड स्कोप, पूरी की पूरे ऑर्गेनाइजेशन को आप डिवाइड कर देते हो। पर्पस क्या है, यहाँ पे मैनेजर के बर्डन को कम करना है और यहाँ पे सबॉर्डिनेट्स के रोल को बढ़ाना है। ठीक है भाई, सबोर्डिनेट के रोल को बढ़ाना, उसको ज्यादा काम देने हैं। तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ गया है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टाफिंग, वो हम कल करेंगे। तब तक के लिए भाई ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।